नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त सामिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कोशिश रहती है कि आपको नई नई जानकारियों से रूबरू कराएं और ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिनके ज़रिए आप मोटिवेट हो सकें और उन जानकारियों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो बिना देर किए करते हैं आगाज़ अपने इस सफ़र का। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और फास्टिंग से जुड़ी जानकारियों को हासिल करने के लिए हम पहुंच गए हैं डॉक्टर ज़रीन हलीम के पास। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को आजकल बहुत सारे नाजरीन को इनफैक्ट थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर साहिबा, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? थायराइड पेशेंट्स को किन बातों का ख्याल करना चाहिए? थायराइड पेशेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो पूरे बॉडी के हार्मोन को कंट्रोल करती है। तो इसलिए थायराइड को हमें सही तरीके से जो मेडिसिन लेना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। क्योंकि थायराइड की टैबलेट आप जब निहार मुँह लेते हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा का वक्फा होना चाहिए। आप इवन चाय भी पीनी है तो भी, तो उसके लिए अफ्तारी के बाद तो मुमकिन नहीं है जी। इसलिए सहरी में आप सिरहाने आप अपने दवा रखें, पानी रखें और रात में ब्रश करके सोएं जी। सबसे पहले आप थायराइड की टैबलेट खाएं, उसके बाद आप दूसरे काम करें ताकि आपका करीब करीब आधा घंटा निकल जाए। जैसे कि आमतौर पर सारी ख्वातीन होती हैं, वो सुबह में उठती हैं, जल्दी उठती हैं, अपना सहरी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, वो निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, आधा घंटा हो जाता है। और या तो वो थोड़ा सा पहले उठ जाए, थोड़ा सा और पहले उठे, क्योंकि उसकी जो टैबलेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट जी। क्योंकि बहुत सारे बैलेंस उनका खराब हो जाता है, बैलेंस खराब होता है, वो लिथार्जिक हो जाएंगी, उनसे कोई काम नहीं हो पाएगा, बॉडी होगा थायराइड के बढ़ने से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं अगर वो सही टाइम पूरी बॉडी को वो एग्जॉस्ट कर देती जी। अच्छा, और जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, खासतौर पर आजकल डायबिटीज इतनी ज़्यादा कॉमन है और हमारी जो बड़ी उम्र की ख्वातीन होती हैं वो तो खास तौर पर यही कहना चाहती हैं कि बीमारी हो तो हो, हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल है और आप उसको सही वक्त पे क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर शुगर का लेवल लो होता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर वो एजेड है और वो इंसुलिन पे है तो मैं तो नहीं सलाह दूंगी कि वो रोज़ा ना ही रखें। और वैसे अगर वो ठीक ठाक है पेशेंट और वो टैबलेट पे हैं तो मानी बात है अफ्तारी और सहरी में अपनी टैबलेट ले सकती हैं, लेकिन वो ऐसे जो डायरेक्ट शुगर दे रहे हैं वो फूड वो अवॉइड करें। जैसे जूसेस हो गए है ना, डायरेक्ट शुगर है, जो शुगर का डायरेक्ट फॉर्म है वो बिल्कुल अवॉइड करें। तो जो जिनका ज़्यादा इंसुलिन की प्रॉब्लम है या जिनकी सिवियर हाई और लो ज़्यादा होती है, ज़्यादा सिवियर है केस जिनका, तो उनको नहीं रखना चाहिए। उनको नहीं रखना एज अ डॉक्टर, क्योंकि वो कभी भी इंसुलिन पे एक्चुअली इंसुलिन नहीं ले रही है और फिर अचानक से बढ़ा या उन्होंने लिया तो अचानक से वो डायबिटिक कोमा में भी जा सकती हैं। हाँ, तो इतना लो, हाँ, अचानक से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है शुगर का लेवल। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये भी है कि अगर वो थोड़ा अपना जो एक जनरल पेशेंट है जो कि अपना कंट्रोल वे में चल रहा है, जो अपनी सेहत के बारे में बेहतर जानता है और उसको पता है कि हमें कैसे रहना है, वो रख सकता है। आजकल नाजरीन में ख़ास तौर पर ख्वातीन में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर साहिबा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी उन ख्वातीन को? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, हाई बीपी में कहीं ना कहीं रोज़ा एक आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है जी, है ना, क्योंकि आपका बीपी हाई है और आप दिन में क्या खा रहे हैं एक तो वो रिस्ट्रिक्ट होता है जी। और दूसरी बात यह कि कोई माइल्ड आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं जी। आपका बीपी हाई है तो आप उसके लिए थोड़ा सा वैसे फूड अवॉइड करें जिसमें नमक ज़्यादा है, स्पाइसी है, उस तरीका। लेकिन आप जो है इसमें टाइमिंग का इतना वो नहीं है जी। बस स्ट्रेस ना लें, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट सारी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। डॉक्टर साहिबा, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, इन सबको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए फास्टिंग के दौरान? देखिए, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर है, अगर ज़्यादा ही हद तक उसकी बीमारी है तो उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हाइपरटेंशन एंड हार्ट एक तरीके से दोनों ही लिंक्ड हैं जी। तो इसमें भी मेंटली एंड फिजिकली आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए,
आप बहुत जो मेंटल स्ट्रेस है, दिमागी परेशानी है, कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को भी परेशान कर देता है और आपके बीपी को भी बढ़ा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो इतना कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसे कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें हल्की फुल्की वॉक कर लें, बल्कि उनके लिए अच्छा है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम ही होगा। इसी तरह से एक पीसीओडी कंडीशन है जी। पीसीओडी में भी बड़ा अच्छा रोजे का टाइम है, उनका वेट मैनेजमेंट होता है और वो सही डाइट से अपना वेट को एक तरीके का ये फायदा है उसमें। अच्छा। हाँ। आज की जनरेशन में, यंग जनरेशन में एक्सरसाइज को लेकर बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा कि उनको फास्टिंग और जिम साथ साथ चल सकता है? हाँ, बिल्कुल चल सकता है जी, बशर्ते कि वो किस तरीके का उनका जो लेवल है वो कौन सा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करें जी, जो बहुत स्ट्रेनुअस हो या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जी। वो कुछ एक्सरसाइज अवॉइड करें, जैसे कार्डियो वगैरह है उसको अवॉइड करें, जिसमें कि आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है और फिर आप फास्टिंग में तो आप को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और योगा एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह ये सब वेट लिफ्टिंग करें, लेकिन बहुत कम करें, उसका वेट का जो वो घटा दें, बहुत ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं मसल्स पे जोर पड़ेगा और मसल्स एग्जॉस्ट होगी और उसको डाइट मिल नहीं रही है। तो आपकी तरफ से जिम गोअर्स को थम्स अप है। बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन एक बात और है कि वो कब करें जी। वो दिन में जब वो फास्ट कर रहे हैं तो वो अवॉइड करें। वो अफ्तारी के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा होता है, जब वो हाइड्रेट हो सकते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। पर जैसे कि अगर हमने खा लिया है खाना रफ्तार करके, तो उनके लिए फिर क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए भरे पेट उनको? 1 घंटा के बाद वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं, और लाइट रखें, फिर आके खा लें, वो मैनेज कर सकते हैं इसको। तो नाजरीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज़ा यानी फास्टिंग का हमारे ओवरऑल साइंटिफिकली हमारे माइंड एंड बॉडी पर क्या असर पड़ता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, आइए जान लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि इन जनरल लोग बहुत डरते हैं कि भाई रोज़ा है, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे ख्याल में एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन है। जो हम 1 महीना रखते हैं उसमें हमको फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमारा तीनों तरीके से फ़ायदा है। स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन होता है, एक तरह से रूहानी जिसको कहते हैं वो प्यूरिफिकेशन होता है, और दूसरा फिज़िकली हम थोड़े स्ट्रांग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, क्योंकि हमको अपने ऊपर भरोसा भी बढ़ता है। और दूसरा ये है कि अगर हम कभी किसी को एडिक्शन है किसी चीज़ का, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा वक्त है जब वो डी एडिक्शन हो सकता है। तो एक तो डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है बॉडी का, इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, उसकी विल पावर बढ़ रही है, वो एम्पैथी जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी उसकी बढ़ती है, वो ये समझ सकता है कि भूख क्या चीज़ है। अगर किसी को खाना नहीं मिलता है तो उसकी क्या कीमत है। तो हो सकता है वो दूसरों के लिए एक हेल्पिंग और एम्पैथेटिक होगा, हमेशा सोचेगा दूसरों के लिए भी। तीसरा, वो अपने बारे में कि इंट्रोस्पेक्शन होता है। ये टाइम ऐसा होता है जब हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस बने, थोड़ा समझें मज़हब को और पढ़ें और लिखें। तो ऐसे टाइम पे और हम और चीज़ें से दूर हो जाते हैं, जैसे आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो हम इन सब चीज़ों से दूर होके और दूसरे नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, ह्यूमैनिटी बढ़ती है और हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी, हमें कैसे रहना चाहिए, और एक इंसानियत का जज्बा हमारे ख्याल में इससे बढ़ जाता है। मेंटली भी हम स्ट्रांग हो जाते हैं रोज़ा रख के, कि हमारी विल पावर बढ़ती है। स्पिरिचुअली भी हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, और बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं से उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें रोज़ों से जुड़ी इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सबको बता सकूं कि रोज़ा रखना कैसे और कब किस कंडीशन में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। नाज़रीन, हम में से कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता, और अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम ख़रीदते हैं महंगे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, लेकिन उसी खूबसूरती को हम घरेलू नुस्खों से भी बढ़ा सकते हैं। और उन्हीं घरेलू नुस्खों को जानने के लिए चलते हैं मेरी साथी खुशबू के पास, जो हमें मिलवाएंगी डॉक्टर शगुफ्ता से।
शगुफ्ता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारा इस प्रोग्राम में। शगुफ्ता जी, जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम उन लेडीज़ के लिए है जो घर पर इतनी बिजी रहती हैं, इतनी मशरूफ़ रहती हैं अपने कामों में कि उनके लिए खुद के लिए वक्त नहीं निकल पाता है। तो मेरा आपसे इन्हीं चीज़ों को लेकर सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारे घर पर मदर्स होती हैं वो दिन भर अपने काम में भाग दौड़ में इतनी मतलब बिज़ी रहती हैं, जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उनको भूल ही जाती हैं। बिल्कुल, तो उसका अगर आपके पास कोई फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हाथ पैरों का ध्यान नहीं रखते जी। इसके लिए देखिए जो आम चीज़ें हैं वो तो हैं जो घर में लोग इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास नुस्खा मैं बताती हूँ पेडिक्योर के लिए, जो हम लोग महंगी महंगी हाथ के लिए क्रीम्स लेते हैं, उसके लिए सरसों का तेल, उसमें खाने का मोम मिलता है मार्केट में, खाने का मोम लेंगे, उसमें बराबर मिकदार में उसको पहले गर्म करके उसको सरसों के तेल में मोम को पका लेंगे। उसमें हम थोड़े से नीम का ऑयल भी डाल सकते हैं, वो एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल हो जाता है जी, वो डालेंगे हम उसमें, उसको पका के हम एक क्रीम, और चाहें तो उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद इफ़ेक्टिव चीज़ है। और ज़्यादा उसको बेहतर करना है तो हम उसमें रोज़ वाटर थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसको डाल के हम पका लेंगे, पकाने के बाद वो एक क्रीम की शक्ल हो जाएगी, वही हाथों पे और पैरों पे आप लगाएं, सोते वक्त रात को पैरों पे, हाथों पे पूरी इस पे लगाएं आप। इसके अलावा एक लोशन मैं बताती हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो, ग्लिसरीन लें, जैसे 25 ml आपने ग्लिसरीन लिया, उसमें 15 ml के करीब लेमन डाल लें और उसमें वो डालें थोड़ा सा गुलाब जल जी, और ये आप लगाएं। इसके बाद मुँह धोने के बाद, जैसे रात को हम सोते हैं और सुबह जैसे उठते मुँह धोए तो एक 2-3 बूंद बस ऐसे हाथ पे डालना और लगा लेते हैं इस पे, हाथों और पैरों पे। इससे ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा कोई भी नहीं हो सकता। मैं कभी अपनी स्किन पे कोई वैसे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करती हूँ। यही सारी चीज़ें, ग्लिसरीन है, लीमू है, गुलाब है, बादाम का तेल है, और एक ऑयल बताती हूँ मैं जो फेस स्किन पूरी ड्राइनेस और नरिश करने के लिए, स्मूथनेस के लिए, बॉडी के लिए 5-6 ऑयल्स हैं। उसमें जितना आप रिच करते रहेंगे उतना ही बेहतरीन होता रहेगा जी। एक लोकल एक आम बता रही हूँ मैं, तो जैसे 10 ml बादाम का तेल ले लिया, 10 ml ऑलिव ऑयल ले लेंगे, उसमें बेबी ऑयल 5 ml के करीब ले लेंगे, कोकोनट ऑयल 10 ml, और उसमें अगर हम डाल सकते हैं तो एक वो आता है चमेली का तेल, चमेली का तेल डाल लेंगे, और उसको और अच्छा करना है तो उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान अगर आपके पास है तो ज़ाफ़रान में थोड़ी देर उसको गर्म करके उसको हल्की आंच पे पका लेते हैं, और इसको फिर शीशी में छान के रख लीजिए। छानने की भी ज़रूरत नहीं, ज़ाफ़रान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ही उम्दा। ये आप रात को सोने से पहले एज ए नाइट क्रीम आप यूज़ करेंगे, आपकी शाइनिंग, आपकी स्मूथनेस, आपकी नरिशमेंट, ग्लोइंग, इससे बेहतरीन कोई नुस्खा नहीं है आपके उसके लिए। और सब जितने भी आप चाहे 50,000 की क्रीम ले आएंगे उससे बेहतर ही है, आप इस्तेमाल करके देखिए। तो घर पर ही सारी चीज़ें हमें लोशन, मैंने आपको एक लोशन बताया, ग्लिसरीन, लीमू, गुलाब, उसमें ज़ाफ़रान डाल लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा स्किन को ब्राइटनेस के लिए, उस स्किन को रंग साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कराती हूँ मैं, लोग बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, तो क्या यही चीज़ें आप यूज़ करते हो या इसका भी कुछ और नुस्खा है या ऐसा सीक्रेट आप रख रही हैं? नहीं, सीक्रेट तो कुछ नहीं, कुछ तो बाय गॉड गिफ्ट होता है, और कुछ ये होता है थोड़ा सा मैं इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ। मैं कॉस्मेटिक कभी नहीं ख़रीदती, मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों नहीं ख़रीदती, मैं कभी नहीं कॉस्मेटिक ख़रीदती। और लिपस्टिक वगैरह भी लगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जी, यही सारा ऑयल अगर आप लगाएं ना, हाँ, लिपस्टिक तो आजकल एक ज़रूरी वो है खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें होठ पे, हाथ पैर पे और स्किन पे आप लगाइए, बहुत बहुत खूबसूरत आपकी खूबसूरती में इजाफा हो। तो ये देखा भी जाता है और कई लोग ये बोलते भी हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्लो भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो किसी को, देखिए कोई भी चीज़ किसी को भी सेंसिटिविटी होती है जी, लेकिन जैसे किसी को 100 में एक चीज़ से है, किसी को 1000 में एक चीज़ से है जी, तो वो सेंसिटिविटी अगर है तो वो आपको पता चल जाता है यूज़ करने से, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें एक की जगह दूसरी बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए किसी को एलोवेरा जेल चेहरे पे लगाने से कई बार इरिटेशन हो जाती है और किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जैसे मुझे बहुत सूट करता है जी। मैं जब भी अगर कुछ होता है, थकान ज़्यादा हुई, लगा के रिंकल्स हो रहे हैं, एलोवेरा मेरे घर में होता है, मैं
लगा लेती हूँ उसका जेल। इंस्टेंट इलाज मिल हाँ, जाता है। इंस्टेंट इलाज हो जाता है जी। लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो अगर लगाती है तो उनको एलर्जी हो जाती है उससे। तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, और कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसको वो चीज़ बहुत फ़ायदा कर रही है तो मुझे भी वो चीज़। हर किसी का टेम्परामेंट, हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होता है, तो हमें अपने एतबार से, अपने मिजाज के, अपने स्किन टाइप, इस सब को देखते हुए उसका इस्तेमाल करना है। और अगर फिर भी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी स्किन ग्लो रही है, फिर भी हम देखते हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं डर्ट से, जब ऑयली स्किन है उससे भी पिंपल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसका कोई नुस्खा अगर आपके पास हो तो? पिंपल्स के लिए देखिए, जो पिंपल्स की कई वजह होती हैं। ज़्यादातर तो एडोलेसेंस एज में, जब बच्चे बड़े होते हैं 12-13 साल से लेके और 20-21 साल तक को, तो जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से खून में थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, जिससे ये पिंपल्स वगैरह हमारे आते हैं। तो उस वक्त जब पिंपल्स निकलें, एक तो खाने में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, गर्म मसाले, मछली, अंडा, गोश्त, ऐसी चीज़ें ना खाएं। अनार है, मौसमी है, ये इस तरह के जो ठंडे फल होते हैं ना, ठंडी चीज़ें। और एक पपाया बहुत ही मुफीद चीज़ है पिंपल्स वगैरह। पपाया में एक पेपिन एंजाइम होता है जो कि आपकी जो स्किन में जो गर्मी से ये दाने वाने निकलते हैं, इसको बिल्कुल डेड स्किन, जो अंदर गलीज रतूबत जिसको कहते हैं, उसको साफ कर देता है। और पिंपल्स आपके, आप रोज़ाना एक पाव पपीता या एक बोल पपीता आप रोज़ाना नाश्ते में खाएंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, आपके स्किन बहुत ही शाइनी रहेगी और आपके पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पपाया में आप जैसे पपाया की 1-2 वो लिया आपने पीस और उसको कुचल के उसका आप वो एलोवेरा जेल और थोड़ा सा लेमन से किसी को जब पिंपल ज़्यादा होंगे तो एलर्जी हो सकती है, नहीं लगाना है। तो पहले तो कच्चे दूध से उसको साफ करना है, फिर उसमें एक चंदन और सोप नहीं यूज़ करें जिनको पिंपल्स हो, बेसन, चंदन, हल्दी और दही, इसका पैक बनाएं और उसको इससे एज ए सोप यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें ना कई मरतबा ड्राई भी कर देती हैं। तो ड्राई स्किन को हम कैसे वो करें, क्योंकि उसमें अगर ड्राई है तो इरिटेशन होगी, तो हम अगर लेमन या संतरा वगैरह कुछ लगाएंगे ना तो उसमें एलर्जी होकर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, रेडनेस बढ़ जाएगी, वो तो नुकसान देगी। तो ऐसी जगह पे चंदन का, एलोवेरा का इस्तेमाल, क्योंकि संदल जो होता है बहुत ही ठंडी तासीर होती है उसकी, जो कि बहुत फ़ायदा करता है। पपीता कभी नुकसान नहीं देगा। हम जैसे इस वक्त मुहासों के बारे में बात कर रहे थे, तो मुहासों के लिए देखिए सबसे ज़्यादा पहले बॉडी हमारी हाइड्रेट होनी बहुत ज़रूरी। पानी हम जितना ज़्यादा पिएंगे उतने ही हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर पेशाब के ज़रिए निकल जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हेल्प करता है। खीरा है, संतरा है, पपाया है, ये सारी चीज़ें खाने में, जितने भी फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। और इसके अलावा मैं 2-3 आपको बता देती हूँ लगाने के लिए कि क्या क्या इस्तेमाल हमको करना है लोकली। देखिए नीम जो होता है, नीम की अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं लगाने लोकल यूज़ की वजह से, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक तो पपाया हम वैसे खाएंगे, मैंने आपको बता दिया, फल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी बहुत पीना है। और हम चंदन, हल्दी और ओट मील बहुत फ़ायदा करता है इसमें। और नीम की पत्तियाँ की हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नीम की पत्तियाँ या कोपल जो नई आती है नीम की, उसको या तो हम ऐसी पत्तियाँ अगर निकल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उसकी गोलियाँ सी बना लें, 2-2 गोलियाँ दिन में 3 बार खा लें, तो उससे बहुत जल्दी, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है ये। नीम की गोलियाँ हम बना के और उसको सिर्फ और कुछ ना लें, मिर्च मसाले, तेल और उसका जो भी है इस्तेमाल कम करेंगे, ये बढ़ाता है, क्योंकि ऑयलिंग की वजह से बढ़ जाते हैं हमेशा, मिर्चों की वजह से बढ़ जाते हैं। हमें वो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है जो खून में ठंडक पैदा करें। जैसे अनार है, पपाया है, ये ऐसी चीज़ें, बहुत सारे फल जितने भी हैं, फल तो ज़्यादातर एसिडिटी को कम ही करते हैं। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए पिंपल्स में। और अगर किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर कोई परेशानी, ये दाने कई मरतबा निकलते हैं, जैसे लड़कियों को अक्सर बिफोर मेंसेस जो ऑनसेट ऑफ पीरियड जो होता है उससे पहले भी 2, 4, 5, किसी को 8, 10 ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, जिससे उनका चेहरा बार बार हर महीने ख़राब होता है, फिर उसके निशान रह जाते हैं। तो उसको हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके कि हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होना चाहिए, वो चीज़ें बहुत ध्यान देने की हैं। मौसम में बदलाव भी हम जैसे आजकल देख रहे हैं, तो बहुत लोगों को खांसी, जुकाम हो जाता है और
हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि हल्दी वाला दूध हमें पिलाया जाता है, ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। और तो आपको क्या लगता है इसके अलावा कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो हमें सर्दी और ज़ुकाम से जल्दी राहत दिला सके? जी देखिए, यहाँ आपने मुझसे सवाल किया नज़ला ज़ुकाम के बारे में। आजकल नज़ला ज़ुकाम, पहले अक्सर और बेशतर ऐसा होता था कि नज़ला ज़ुकाम सर्दी में हुआ करता था, खांसी। आजकल हम देखते हैं अपनी क्लिनिक पे, अपनी ओपीडीज़ में कि पेशेंट लगातार गर्मी में भी नज़ला ज़ुकाम के हैं, खांसी के भी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आजकल ऑब्ज़र्व करते हैं हम लोग, एक तो पॉल्यूशन तो है ही, आप उससे भी नहीं बच सकते, माहौलियात की जो आलूगी है उससे हम नहीं बच सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आजकल हर जगह एसी होता है और फिर हम बाहर निकलते हैं, बहुत गर्मी होती है, क्योंकि दिल्ली का एक ऐसा वो है एटमॉस्फेयर कि बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, बहुत बरसात कई मरतबा। तो सर्दी, गर्मी और बरसात से हमें उसको किस तरह से, मान लीजिए अगर ठंड की वजह से हमें आया है तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दालचीनी है, तुलसी है, काली इलायची है और काली मिर्च है जी, और अजवाइन, इस सब की चाय बना के पी लें तो फ़ायदा करेगी। कई मरतबा बहुत सारी घरेलू दवाएं भी होती हैं, जैसे अब वैसे बेहतर तो ये होगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाएं लें, लेकिन और इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि शाम में कोई भी ठंडी और शरबत जैसी कोई भी ठंडी या दही या कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, इससे नज़ला बहुत जल्दी खांसी बढ़ जाती है। रात को जब खांसी, बलगम, नज़ला है तो रात को दूध ना पिएं बिल्कुल, वो बलगम को बनाता है, बढ़ाता है उसको जी। और ये भी मैंने एक नुस्खा ये भी देखा है कि अगर आपका गला ख़राब हो तो आप जो अदरक होता है उसको तवे पर सेक कर उसको शहद में डुबो कर उसकी एक टॉफ़ी सी बनाकर आप अगर उसको खा सकते हैं। नहीं तो जैसे अदरक का अर्क ले लिया, उसको कुचल के उसका अर्क निकाला, उसमें शहद डाला, उसमें थोड़ा सा जायफल और लौंग डाल लेते हैं, उसका एक पेस्ट सा बनाया और 2-3 चम्मच आप उसको चाट लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एक काला शहतूत आता है, उसका एक शरबत आता है, वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और तुलसी घर में हर जगह होती है, तो तुलसी की चाय पीने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तुलसी में काली मिर्च डाल दें, अजवाइन डाल दें और बड़ी इलायची डाल दें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम एकदम कंट्रोल होगा उससे। तो जिस तरीके से हमने अब चेहरे की बात की, बालों की बात की, हाथ की, पैरों की, सब की बात की, तो हमारी जो आंखें हैं जो सबसे ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं महत्वपूर्ण होती है हमारे चेहरे के लिए, तो उसके बारे में पहले कहा जाता था कि काजल लगाने से आंखें अच्छी हो जाती हैं और जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाया करती हैं, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होता है। तो क्या मतलब इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ कि काजल लगाने से आँखों को हमारे नुकसान होता है जी। देखिए, काजल आमतौर पे वो चारकोल ही होता है एक तरह से, लेकिन वो हमने जो राख बनाई, जो एशेस जो हमने बनाए, वो किस चीज़ के बना रहे हैं। जैसे आप सरसों के तेल में आप एक दिया जो हम बनाते हैं, तो दिए के अंदर रुई में एक बत्ती जैसी बनाएंगे, उसमें आप अजवाइन डालिए, नीम की पत्तियाँ डालिए जी, और बादाम डाल लीजिए, नहीं तो बादाम को अलग से भी जला के उसकी राख बनाइए जी। ये 2-4 चीज़ें इसके हम इससे दिया बना के जो इसकी जो ऐश बनेगी ना, वो बहुत ही हेल्दी होती है फॉर आइज़ के लिए, क्योंकि नीम है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं आँख के लिए और ख़ूबसूरती को तो दुबाला करती हैं इसके लिए। तो मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि काजल ना लगाया जाए, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड है कि काजल आँखों को नुकसान पहुँचाता है। चारकोल कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? एशेज, ये तो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है चारकोल जी। आजकल देखिए आप फेस वॉश वगैरह चारकोल के आ रहे हैं, फेस मास्क चारकोल के आ रहे हैं, तो आंखों में कैसे नुकसान दे सकता है? ये तो बात सोचने वाली और सही बात है जी। और ये पुरानी जो दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के जो नुस्खे होते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत मुफीद होते हैं। हमारे जिस हिस्से के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उस हिस्से के लिए वो चीज़ बहुत ही मुफीद साबित होती है। और ये कोई एक नई चीज़ें नहीं है, ये नई बात है कि काजल लगाने से नुकसान होगा। ये बहुत ही प्रूवन बात है कि काजल से आपकी आंखों की खूबसूरती के साथ साथ आपकी जो आंखों की बिनाई, रोशनी, चमक भी बढ़ती है आपकी जी। आप शहद की सलाई आंख में अगर लगाते हैं तो उससे आपकी जो मोतियाबिंद होता है वो नहीं बनता, और शहद लगाने से आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा होता है जी। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका मैं इस्तेमाल करना चाहूँगी। चांदी की सलाई से अगर आप शहद लगाएं या काजल लगाएं जी, तो वो बहुत ही, क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है और आंखों में जब आप उससे लगाते हैं काजल या शहद जी, तो वो आंखों में एक बहुत ही ज़्यादा
मुफर्रे और मतलब ठंडक पैदा करके, वो भी एक इलाज होता है। जी। क्योंकि चांदी या पर्ल जो होता है वो आपकी बॉडी को, क्योंकि ठंडी तासीर है इसकी जी। आप पर्ल का सेट, किसी को गुस्सा जैसे ज़्यादा आता है या कोई बहुत ज़्यादा जिसको गर्मी या ब्लड प्रेशर रहता है, हाँ जी। तो उसको हम या तो हमारी तो यूनानी दवाओं में तो पर्ल वगैरह खिलाते हैं, हाँ जी, खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बॉडी टच भी करती है, पर्ल का आपने कान में पहन लिया, गले में कुछ पहन हाँ जी। लिया, तो वो भी बॉडी को ठंडक देता है और वो भी बॉडी को हमें सुकून और नींद और इन सब चीज़ों की तरफ। चांदी, इसलिए अक्सर गुस्से वाले लोगों को अक्सर कहते हैं आप चांदी की अंगूठी पहन लो पर्ल वाली। जी। वो सिर्फ इसीलिए कि ये हमारी खून की हिद्दत को कम करता है। तो इससे पता चलता है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो दूसरों के लिए नुकसानदायी हो सकती है। ये तो हमें अपना बॉडी का टेम्परामेंट, अपना बॉडी टाइप, अपना स्किन टाइप, वो अपने हिसाब से ही करना। हर शख्स के अपना मिजाज होता है, हर शख्स की अपनी बॉडी टाइप होती है, किसी की ऑयली होगी, किसी की ड्राई होगी, किसी की बहुत अलग तरह की होती है। जी। तो इन सब चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर बहुत मरीज से दूर नहीं है बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। जी। तो बेहतर होगा कि तिब्बी मशवरे से कुछ, अगर ये तो एक घरेलू नुस्खे हैं इंस्टेंट फौरी रिलीफ के लिए, माइंड में अगर हमें कोई डिसीज़ की तरफ जैसे गैस हो रही है या कुछ, हाँ जी, तो उसके लिए। अदरवाइज तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज करें। जी। लेकिन हम मर्ज ना होने दें। ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं ये इसके लिए है कि हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। शगुफ्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने नए नए नुस्खों से फैज़याब करवाया, और मुझे यकीन है जो हमारी ख्वातीन हैं वो इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेंगी। नाज़रीन, कैसे ये फुर्सत के लम्हे आते हैं और चले जाते हैं और वक्त भी कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। अगले हफ्ते आपसे अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। तो गुरुद्वारा जाने के लिए मना कर रहा है?